हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। उनके अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे उनको हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं सॉलिड में, लिक्विड में या गैसेस में। सॉलिड्स वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वो मूवमेंट ना करके अपनी ही मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं। अब हम अगर और ब्रॉडली इसके बारे में जानेंगे, छोटे क्लासेस का डिफरेंशिएशन हो गया ये, लेकिन अब हम सॉलिड्स को और डिटेल में पढ़ेंगे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं, उनके अरेंजमेंट के बेस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की वो कौन सी हैं, उनके बिहाफ पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और हमारा मकसद क्या है सॉलिड स्टेट को पढ़ने का? हम सॉलिड स्टेट को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इनके कैरेक्टर्स को हम लोग स्टडी कर पाएं। हर सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हुए थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज अगर हम किसी एक सॉलिड में डालते हैं तो उससे हम इम्प्रोवाइज्ड दूसरा हम स्टेट पा सकते हैं। जिस तरह से हम लोग बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बना सकते हैं और हम लोग सर्जिकल इम्प्लांट्स बनाते हैं थोड़ी सी इम्प्योरिटीज डाल करके। मिक्स इम्प्योरिटीज का मतलब इम्प्योर नहीं है, इम्प्योरिटी का मतलब है कि एक सॉलिड में हम दूसरे सॉलिड की मिक्सिंग करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सिलिकॉन चिप्स बनाई कंप्यूटर्स के लिए, है ना। तो इन चीजों को जानने के लिए हमारे को सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना जरूरी है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जनरल डिवीजन जो है सॉलिड्स का। दो कैटेगरीज में हम सॉलिड्स को डिवाइड कर सकते हैं जिन्हें हम कहते हैं एमोर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इन सॉलिड्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। वो अलग अलग प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहला डिफरेंशिएशन तो ये हो जाता है कि एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? ये एक डेफिनेट पैटर्न में ये अरेंज रहते हैं। तो हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको जरा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो आ जाती है वो होती है हमारी ज्योमेट्रिकल शेप। सॉलिड्स की, एमोर्फस सॉलिड्स की ज्योमेट्रिकल शेप क्या होती है और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ज्योमेट्रिकल शेप क्या होती है? बच्चों, एमोर्फस सॉलिड की जो एमोर्फस सॉलिड की जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है वो होती है इररेगुलर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने कोई भी चीज किसी भी तरह से इकट्ठी करी, एक जगह जमा कर दी, इकट्ठा कर दिया बस। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो ज्योमेट्रिकल शेप होती है ये रेगुलर होती है, रेगुलर पैटर्न को फॉलो करती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स होते हैं इनके। इसमें तो से फॉर एग्जांपल अगर हम ए और बी दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ले लेते हैं तो ये ऐसे भी हो सकता है ए बी 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 ए बी, कहीं पे भी कोई सा भी पार्टिकल हमने भर दिया, ये इस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, यानी कि सेम पैटर्न ये लंबे रेंज तक ये फॉलो होगा। से फॉर एग्जांपल अगर ये ए बी पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो ये ए बी पैटर्न को ही लगातार फॉलो करता चला जाएगा। ये ज्योमेट्रिकल शेप की बात होती है इसमें। दिस इज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, इनफैक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट क्या है? ये लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है और ये शॉर्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं। नाउ हाँ, यस, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज short range in amorphous solids and long range in crystalline solids। दूसरी बात, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो एमोर्फस सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। वो एक लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट करना शुरू करते, पहले वो सॉफ्ट होना शुरू करेंगे, फिर वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएंगे। जबकि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे अगर हम प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक को आप गर्म करना शुरू करोगे तो थोड़ी देर में वो सॉफ्ट हो जाएगा, लचीला हो जाएगा, फिर और सॉफ्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके वो एक पॉइंट पे आकर के मेल्ट होगा। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो ऐसा नहीं है, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे ही आकर के एकदम से मेल्ट होगा, ऐसे सॉफ्ट होकर के मेल्ट नहीं होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो इनका होता है एमोर्फस सॉलिड का, ये क्या होता है?
लॉन्ग रेंज में होता है, लॉन्ग रेंज में जाकर के ये मेल्ट होते हैं। और ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। फिर आती है बच्चों एक खास प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में अगर अलग अलग आती है उसकी वैल्यू, तो उसे हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। और अगर वो सारे ही डायरेक्शन में एक जैसी वैल्यू शो करता है तो वो होता है आइसोट्रॉपी। इसका कारण मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले हम बता देते हैं एनाइसोट्रॉपी, एमोर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं और ये क्या शो करते हैं, एनाइसोट्रॉपी शो करते हैं, तो ये होते हैं एनाइसोट्रॉपिक। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे कि एग्जांपल्स क्या क्या। से फॉर एग्जांपल एमोर्फस सॉलिड में क्या आ गया, ग्लास आ गया, आपका कांच आ गया, आपका रबर आ गया या प्लास्टिक, ये किस में आ गए, एमोर्फस सॉलिड्स में आ गए। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अगर हम एग्जांपल्स देखें तो कोई भी क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लीजिए, मेटल हो गया, ये सारे किस में आ गए हैं, से फॉर एग्जांपल NaCl हो गया, कोई भी मेटल, आयरन ले लिया हमने, कुछ भी, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल हैं। अब मैं एक बार आप लोगों को आइसोट्रॉपी और एनाइसोट्रॉपी दोबारा बताना चाहूंगी, किस तरह से ये वेरी करते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में और क्यों वेरी करते हैं, बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल हम लोगों का अरेंजमेंट है, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, हमने कहा था ये लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट फॉलो करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स A एंड B हैं, तो ये एक ही पैटर्न में अरेंज होंगे। हमने ले लिया A और अलग अलग कलर्स से मैं इसको दिखाने की कोशिश करूंगी जिससे कि आपको आसानी हो समझने। और A के बीच में दूसरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से फॉर एग्जांपल B है, तो ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है, AB पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए, अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, AB का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहां पे इसको इस तरीके से देखें, चाहे तो आप ये वाला अरेंजमेंट ले सकते हैं, चाहे हम ये वाला अरेंजमेंट ले सकते हैं। देखिए इस लाइन के आसपास जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, AB हैं, लेकिन इस लाइन के इधर देखिए क्या है, A, या अगर इसके आसपास है ये A फॉलो करें, यानी कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है डिफरेंट डायरेक्शन में वो अलग तरीके से अरेंज हैं। इसीलिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करेंगे और इसीलिए हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो शो करती हैं वो एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन एमोर्फस सॉलिड में क्योंकि अरेंजमेंट तो ऑर्डरली होता नहीं है, तो ऑर्डरली नहीं होता है, तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में अलग अलग चीजें शो नहीं करेगा, तो वो क्या शो करेगा, आइसोट्रॉप। बच्चों इस टॉपिक में हम लोगों ने बात करी है सॉलिड की, सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करते हैं हम, क्यों कोशिश करते हैं हम, और उनको ब्रॉडली हम क्लासिफाई कैसे कर पाते हैं एमोर्फस सॉलिड्स में और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। अगले टॉपिक में मैं बात करूंगी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन की। हम किस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनके बॉन्डिंग के बेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग पाई जाती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होती हैं, उसके बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग।